बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। वो उसके सामने कितना भी खुद को लापरवाह जाहिर करती, मगर ये बात कासिम भी जानता था और वो खुद भी। यूँ पहली बार उसे खुद से इतनी देर के लिए दूर भेजना किसी के लिए आसान नहीं था, मगर जिनसे प्यार हो उनके पाँव में मोहब्बत की बेड़ियाँ डालकर उनकी उड़ान महदूद नहीं की जाती। खुद की उदासी को दवाम अपने प्यारों की वुसअतें समेट कर नहीं बख्शा जा सकता था। उसने भी यही किया था। उसे अंदाज़ा नहीं था उसके जाने की उदासी दिल पर इस कदर गिरा गुजरेगी। वो घर पर बैठी मजीद उसकी उदासी में घुलने लगी थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत से एहसास एक साथ ही चले आए हों। वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए महमूद साहब के घर चली आई। उनके साथ उसकी जमने लगी थी। वो अजीब थी। हर उम्र के लोगों से उसकी दोस्ती बहुत आसानी से हो जाती थी, शायद इसलिए कि वो दोस्त ढूंढने बिना कोई सांचा लिए निकलती थी, इसलिए उसे दोस्त मिल जाते थे। महमूद साहब को भी उसके साथ वक्त गुजारने में मज़ा आने लगा था। अगर वो कभी मसरूफ़ होती तो वो उसे खुद कॉल करके बुला लेते। मुलाजिम ने उसे बताया महमूद साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो लाउंज में बैठ कर इंतज़ार करने लगी। घर आते हुए गैराज में हारिब की गाड़ी दिखाई नहीं दी थी और वो हमेशा की तरह कदरे पुरसकून हुई। कुछ पल सुकून से इंतज़ार करने के बाद जाने दिल में क्या समाई, वो वहाँ से उठती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती हारिब के कमरे में आ गई। बावजूद इसके वो घर पर नहीं था। दिमाग को जहाँ तसल्ली थी, वहीं दिल की धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हो रही थीं। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने एक गहरा सांस लिया और दरवाजे के नॉब पर हाथ रखते हुए चंद लम्हे वो रुकी, जैसे तजब्बुब का शिकार हो। उसने आहिस्ता से नॉब घुमाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। कदावर खिड़कियों से पर्दे हटे होने के सबब कमरे में कहीं अंधेरे की छाप तक नहीं थी। टेरेस का ग्लास डोर एक जानिब को खुला हुआ था, जहाँ से ताज़ा हवा पूरे कमरे को महका रही थी। जब वो कमरे में नहीं होता था, कमरे की खिड़कियाँ और टेरेस खुला ही रहता था। गो कि वो बंद खिड़कियों के हबसज़दा कमरे में रहने का शौकीन नहीं था। पाकिस्तान, अपने वतन में यही तो मज़ा है। आज़ाद सरजमीन पर अपनी मिट्टी की खुशबू रूह को ताजगी बख्शती फ़िज़ा। अगर यहाँ भी आकर दीवारों में घुट कर रहना था, फिर क्या ही रहना। लोगों के साथ साथ इस घर से भी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं, कहीं कुछ तल्ख, कहीं कुछ खुशगवार। आखिरी बार उसकी माँ ने फ़रार के लिए इसी घर से राह ली थी। वो आहिस्ता से चलती हुई साइड मेज़ के पास आ गई। वहाँ मेज़ पर पिक्चर फ्रेम रखा हुआ था, जिसमें उनके बचपन की तस्वीर लगी हुई थी। अंदर आए उस पिक्चर फ्रेम को उठा लिया। बेसाख्ते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। उसकी एक जानिब हारिब खड़ा था और दूसरी जानिब कासिम। वो गालबन इन दोनों के स्कूल के किसी इवेंट की थी। पिक्चर फ्रेम को वापस मेज़ पर रखते उसने सारे कमरे में नज़र दौड़ाकर उसका जायज़ा लिया। वो आहिस्ता से चलती हुई ड्रेसिंग मेज़ के पास आ गई। हैरान कुन तौर पर वो खासा नफासत पसंद था। उसके कमरे में हर चीज़ साफ़ और अपनी जगह पर थी। ड्रेसिंग मेज़ के सबसे ऊपर दराज की सतह शीशे की थी, जिसमें से दराज के अंदर बड़ी तरतीब से होल्डर्स में रखी गई घड़ियाँ देखी जा सकती थीं। एक जानिब शेड्स की भरमार थी और एक जानिब घड़ियों की, और बीच में स्टड्स रखे हुए थे। शीशे में से चमकती घड़ियों के डायल देखते हुए एक बार फिर से मुस्कुरा उठी। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती, उसकी भी नहीं बदली थीं। उसे घड़ियों का बचपन से ही जुनून की हद तक शौक़ था। उसे खुश करना या मनाना बस एक घड़ी की मार थी। हाँ, वक्त के साथ उस शौक़ की कीमत में इजाफा हो गया था। अब बचपन की छोटी छोटी घड़ियों की जगह मशहूर ब्रांड्स ने ले ली थी। बचपन में वो दोस्ताना था, फिर उसके लहजे में तगाफुल शारी दर आई, बेजारी दर आई, और अब वो जज्बात की किन सरहदों पर खड़ा था, अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था। चंद लम्हों पहले वाली मुस्कुराहट कहीं मादूम हो गई और अब संजीदगी चेहरे पर पड़ाव डाल चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शीशे पर उंगली दौड़ा रही थी कि शीशे के दूसरी पार चमकते नगीनों ने उसकी नज़रों की तवज्जो अपनी जानिब खींची। उसका हाथ थम गया, आंखों में हैरानी उभरी। इसका वही ब्रेसलेट था जो दावत के लिए तैयार होते वक्त उस दिन कहीं खो गया था। वो कितने दिन पागलों की तरह उसे ढूंढती रही थी और अब उसे यहाँ देखकर हैरानी पर हैरानी उसे घेर रही थी। अंजला ने दराज को बाहर वो खींचते हुए खोला और उसमें से अपना ब्रेसलेट निकाल लिया। उसकी हैरानी किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। हैरानी के साथ साथ दिमाग ने सवालात की बौछार कर दी। वो उसे अपने हाथ पर फैलाए बेयकीनी की कैफियत में देखती जा रही थी। मैंने कहा था ना, मुस्तकबिल में सबूत के साथ साबित करूंगा। अपने इतना करीब से अचानक सुनाई देने वाली आवाज़ पर वो उछली। उसने गर्दन घुमाकर अपने करीब खड़े हारिब को देखा। उसकी आंखें, गहरी आंखें, बगौर उसे ही देख रही थीं। वो वहाँ कब आया था, उसे पता क्यों नहीं चला था? उसकी चाल किस कदर बेआवाज़ थी। मुझे नहीं पता था आप वापस आ चुके हैं। उसके कमरे में आने की चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय उसने उसके आने पर ही सारा मलबा गिरा डाला। एक बार फिर से आप। बिला इख्तियारी वो मुस्कुरा उठा।
अंजला ने माथे पर शिकने लिए उसे देखा। जानता हूँ, तुम्हें पता होता तुम कभी मेरे कमरे में तो क्या, शायद घर पर भी नहीं आती। ये ऐसी बात थी जिसके नाम पर ना तो नुक्ता लगाया गया था और ना ही सवालिया निशान। सामने वाले की मर्जी पर बस अधूरा छोड़ दिया गया था। ऐसी बात नहीं है, अंजला कहकर उसकी जानिब से होते हुए निकली। मुझे अच्छा लगा, मगर अच्छा लगने से ज़्यादा हैरानी हुई। तुमने अभी तक इस ब्रेसलेट को संभाल कर रखा हुआ है। मेरा तोहफा तुम्हारे लिए इस कदर अहमियत रखता है। वो इसके हाल से ही जी उठा था। आपका तोहफा? वो अदाकारी करते हुए हैरान हुई। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो मुझे मेरी एक दोस्त ने दिया था। ओह प्लीज़, आप ये प्रिटेंड करने की कोशिश मत करना कि तुम्हें याद नहीं ये तुम्हें किसने दिया था। प्रिटेंड? वो हंसी, नकली हंसी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड ने दिया था। उसने कमाल महारत से झूठ बोला। हारिब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अंजला ने दिल में एतराफ़ किया। उसकी आंखों में देखते झूठ बोलना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक था। पता नहीं वो हर एक के साथ बात करते हुए इतनी गहरी नज़रों से देखता था या फिर उसकी सच में अंजला के चेहरे से शनासाई बढ़ने लगी थी। दूसरी जानिब वो जान गया था, वो दुनिया का आखिरी शख्स भी नहीं होगा जिसके साथ वो सच बोलेगी। अच्छा, और कौन सी फ्रेंड? मुझे तो याद नहीं तुम्हारे कभी कोई दोस्त रहे हैं मेरे और कासिम के अलावा। याद तो मुझे भी नहीं, आपने मुझे कभी कोई ऐसा तोहफा दिया था? उसने गर्दन उठाकर तन के झूठ बोला था। उसके कहने की देर थी। हारिद ने बड़ी सहूलत से उसके हाथ से ब्रेसलेट पकड़ लिया। आप मेरे कमरे से मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ नहीं लेकर जा सकती। वो गुस्से से भिभरी। अजीब बदतमीज़ी है, ये मेरा है जिसे आपने चोरी किया है। चोरी कैसी? जब तुम मान ही नहीं रही ये तुम्हारा है तो मैं कैसे दे दूँ? उसने संजीदगी से कहा। मैंने कब इनकार किया है? मेरा ही है और मुझे मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। खिलाफ आदत झूठ बोलते उसकी पलकें झपक उठीं। हारिब बगौर उसके चेहरे को देख रहा था और बोलते हुए उसके लहजे के बरक्स उसके झूठ पर आवाज़ हक बुलंद करती उसकी पलकों के झुकने पर उसने अपनी मुस्कुराहट को चेहरे पर नमूदार नहीं होने दिया था। मेरा ख्याल से तुम झूठ बोल रही हो और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता ये मेरे पास ही रहेगा। अच्छा, और आपके ख्याल में ये फैसला कौन करेगा? वो सर को हल्का सा हिलाती मुंह बिगाड़े बोली। हारिब ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अंजला की तेवरी चढ़ी, जिसकी बिना परवाह किए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बेरुखी पर वो पैर फटक कर रह गई थी। अब अगला सीन। अगले ही दिन लारेब हारिब को लिए अंजला की जाने चली आई थी। कासिम तो यहाँ था नहीं और घर पर उसकी कज़न को किसी सूरत हारिब के हवाले नहीं कर सकती थी। चची, देखें कौन आया है मेरे साथ। वो हारिब के साथ घर में दाखिल होते ही चिल्लाई। फरहीन साहिबा जो अपने ही घर के कामों में मसरूफ़ थी, उसकी आवाज़ पर पलटी। उसने आगे बढ़कर उनके गले से लगते उनके गाल पर प्यार किया। देखें, आज मैं हारिब भाई को भी साथ लेकर आई हूँ। लारेब ने अपना नंबर बनवाने की। बहुत अच्छा किया जो आप इन्हें ले आए, वैसे तो ये भूल कर भी नहीं आते। उन्होंने अपने सामने कदरे सर झुकाया हारिब के सर पर प्यार किया। वो शर्मिंदा सा मुस्कुरा दिया। इतना बड़ा काम किया है, अब मेरा इनाम दे। लारेब ने उनके सामने हाथ फैलाया। जाओ मेरा बैग ले आओ, वो शफकत से कह रही थी। लारेब उनकी बात पर उछल ही पड़ी थी और भागती हुई बैग लेने चली गई। फरहीन साहिबा हारिब को लाउंज में बिठाकर 5 मिनट में वापस आने का कहती खुद किचन में जा चुकी थी। अंजला की निस्बत हारिब कम ही कमाल साहब के घर आता था। आज आया था, मतलब कुछ खास बात थी। इसकी इस कदर गैर मुतवक्की आमद पर फरहीन बेगम को खुशगवार हैरत ने आन घेरा। वो बड़ी पुरजोश से उसके लिए चाय का एहतमाम करने में मसरूफ़ हो गई। इन्हें यूं अपने लिए चाव करता देख हारिब को समझ नहीं आ रहा था वो अपने ना आने पर शर्मिंदा हो या यूं चले आने पर। वो पिछले 15 मिनट से हर थोड़ी देर बाद किचन के दरवाजे में आते और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती अभी आती हूँ, और फिर से किचन में गायब हो जाती। इसी दौरान उन्होंने अंजला को बुलवाने के लिए सिमाब को भी भेज दिया। लारेब भी उनका बैग उठाए किचन में ही गई थी और फिर माली सूरत में अपनी दाद वसूल करने के बाद लाउंज में आकर हारिब के साथ बैठ गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने दाएं जानिब वो लारेब और हारिब को बैठा देखकर ठटकी। वो दोनों आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। अंजला को सीढ़ियाँ उतरता देखकर वो दोनों भी खामोश होते हुए सीधे होकर बैठ गए। उनकी चुगलखोरी को महसूस करते हुए अंजला के भी माथे पर बल पड़े। वहाँ क्या कर रही हैं? किचन से निकलती फरहीन बेगम ने उसे सीढ़ियों के इख्तिताम पर रैकिंग को थामे देखा। आपने बुलाया था? उसने वहीं खड़े पूछा, यूं जैसे भी लौट जाना हो। हाँ, हारिब आया है, आप मिली हैं उनसे? वो हाथ में ट्रे थामे खड़ी उसे ही घूर रही थी, जो लापरवाह बनी वहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं थी।
हारिब ने जिताती नजरों से उसे देखा, जिसे वो साफ अपने जूते की नोक पर रखती धूल चटा गई। हारिब आया है जस्टिस ट्रूडो। खैर, फलस्तीन पर मुनाफिकाना खामोशी पर अब तो वो भी दिल से उतर गया है, उसने कदरे मायूसी से कहा। उसके बड़बड़ाने पर लारेब की हंसी हॉल में गूंजी थी। हारिब भी जरे लब मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट पर वो मजीद चिड़ी। क्या कहा? फरहीन साहिबा ने खफगी से घूरा। कुछ नहीं जी, मिल दिया है, अब मैं जाऊं? दौरे हाजिर में डिटाई में उसका कोई सानी नहीं था। अंजला, उन्होंने उसे तंबीह करते हुए हाथ में पकड़ी ट्रे उसे पकड़ा दी। चलें शाबाश, इन लोगों को कंपनी दें। उसे ट्रे पकड़ाते हुए वो खुद दोबारा से किचन में बाकी चीज़ें लेने चली गई। माँ को वहाँ से जाते देखकर वो अपने असली अंदाज में वापस आई और ट्रे को उन दोनों के सामने पटकने वाले अंदाज में रखा। जांचती नजरें मुसलसल लारेब के चेहरे को खोज रही थीं। वो हमेशा की तरह उसको ऐन मुमकिन नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, जो कि वो हमेशा कोई महान काम सरअंजाम देते ही करती थी। अच्छा बच्चू, तुम दोनों कोई फितना फैलाने आए हो, उसने सोफे पर बैठे सोचा। हारिब बेटा, जाने तुम क्यों नहीं आते, मगर यकीन मानो मुझे तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई है। इस कदर चाहत ने एक बार फिर से शर्मिंदगी में गोता दिखाया। फरहीन भी अंजला के साथ वाले सोफे पर बैठ गई। बस आंटी, आपको तो पता है भी शिफ्टिंग की वजह से रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। अरे हारिब भाई, शुरू करें ना, देखिए चची ने कितने दिल से एहतमाम किया है। वो सोफे से बस ढिलकने को थी, सामने पड़ी खाने की चीज़ें उसका मुसलसल दिल लल जा रही थी। आंटी, आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ़ किया, आपके हाथ का एक चाय का कप भी काफ़ी होता। वो फरहीन बेगम के हाथ से प्लेट पकड़ता सामने पड़े लावास्मात को पुरसोच निगाहों से देखता बोल रहा था। उन्होंने मेज़ को यूं भर दिया था जैसे उनसे मिलने गुजरावाला से पहलवान आए हों। क्रोकेट्स, चिकन पॉकेट्स, नगेट्स, स्प्रिंग रोल्स, चिकन ब्रेड समोसा, आलू समोसा, होममेड गार्लिक ब्रेड। मुझे लगता है वो तकल्लुफ़ कर रहे हैं मॉम, आप खुद क्यों नहीं डाल देती? उसने मुस्कुराकर माँ से कहा। ये अच्छा तरीका था मुस्तकबिल में की जाने वाली साजिश का हाल ही में हिसाब बराबर कर लेने का। चच्ची डाल देना, लारेब ने बेचैनी से कहा। वो भी अंजला की बात का जवाब देने के लिए पर तोल रहा था। साथ में बैठी लारेब ने भी काली जर्ब की। अरे आप क्यों जहमत करेंगी, मैं ले लेता हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपने प्लेट में एक दो चीज़ें रखी। फरहीन बेगम ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। चलाक लौमड़, वो खुद से बड़बड़ाई। हारिब के फौरन बाद ही लारेब पुरसकून से अंदाज में बैठती खाने के साथ इंसाफ करना शुरू कर चुकी थी। आप चच्ची के हाथ का जायका एक बार चख लें। उफ, किसी और के हाथ का जायका अच्छा लग जाए, नामुमकिन। अंजला के अलावा बाकी सभी ने कुछ गप्पियों के साथ चाय और दीगर लवाजमात से लुत्फ उठाया था। हारिब, अब तुम आते रहना, तुम्हारा अपना ही घर है, तकल्लुफ़ में या फिर अंजला की वजह से आना ना छोड़ देना। वो प्यार से हारिब को कह रही थी, मगर साथ में अंजला को देखना नहीं भूली थी। वही माँ की नज़र जो औलाद को सीधा कर देती है। हारिब ने मुस्कुराते हुए पहले उन्हें और फिर अंजला को देखा। अंजला ने वापस से गर्दन को हल्की सी जंबिश देकर मुंह चढ़ाया। जैसा आप कहें। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा मोबाइल किधर गया? लारेब सोफे से उठती अपना फ़ोन तलाश करने लगी। अभी तो यहीं था। तुम्हें नज़र नहीं, अपना दिमाग चेक करवा लेना चाहिए। अंजला ने सामने मेज़ पर पड़ा मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया। लारेब ने तशक्कुर भरी नज़रों से जैसे ही मोबाइल पकड़ने को हाथ बढ़ाया था, उसका बाजू देखकर उसे सारी साजिश समझ आ गई। फरहीन साहिबा ने पहले लारेब की कलाई में मौजूद ब्रेसलेट को और फिर तासुब भरी नज़रों से अंजला को देखा, जिसके चेहरे पर नदामत के बजाय ढेरों गुस्सा था। अरे वाह लारेब, तुम्हारा ब्रेसलेट तो बहुत प्यारा है। हारिब ने भी फौरन से पत्ता फेंका। उसकी बात पर अंजला की आंखें बाहर आईं और बेसाख्ता ही मुंह खुला। उसने कदरे बावाज़े बुलंद सांस लेकर खुद को ठंडा करना चाहा। अंजला बाजी का है। उसने बड़े मज़े से अपनी कलाई में मौजूद ब्रेसलेट को देखा और फिर अंजला को, जो उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती थी। उसके एक जानिब हारिब था और दूसरे रास्ते के बीच में अंजला, जो उसे घूर रही थी। तोबा चच्ची, ये दिन ब दिन कितनी जलाद होती जा रही हैं। कहने के साथ बिना दूसरा लम्हा लिए वो सोफे पर चढ़ती उसे फलांगती अंजला की पहुंच से दूर होती भाग निकली थी। अंजला ने लारेब पर झपटना चाहा। फरहीन बेगम ने उसका बाजू थामते हुए तंबीही निगाहों से बाज रहने को कहा, बावजूद इसके कि अंदर से वो खासी दिलचस्पी से सारी सूरत का लुत्फ ले रहा था। उसने अपने चेहरे पर हंसी का नामो निशान जाहिर नहीं होने दिया। असल में लारेब और अंजला एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, बहनों में अक्सर ये चलता है। उन्होंने बिल्कुल किसी मशरकी माँ के जैसे बात को संभाला। मगर अंजला, आपको भी तमीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ शेयर करने वाली होती है और कौन सी नहीं।
मॉम वो लारेब है और आप जानती हैं वो किसी भी चीज़ पर हाथ साफ कर लेती है। उसने सारा मलबा लारेब पर दे डाला। वो बच्ची है मगर आपको अक्ल होनी चाहिए थी और संभाल कर रखना चाहिए था। आप क्या मैं उससे चीज़ें छुपाऊं? वो उसकी बात पर कुछ शर्मिंदा हुई। या अल्लाह, उन्होंने सुकून से सांस अंदर खींची। अगर ऐसी बात है तो फिर उसे सब बताएं ना। वो भी उसकी माँ थी, उसकी ज़ुबान को कब और कैसे बंद करवाना है अच्छे से जानती थी। अंजला ने हारिब की जानिब देखने से एतराज़ ही बरता। इस पर हारिब ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाया नहीं था। ये आपको हारिब ने दिया था और आपको उसे आगे किसी को नहीं देना चाहिए था। उन्होंने उसे डपट दिया। उसने शर्मिंदा सी होने की अदाकारी की। अच्छा, हारिब ने दिया था? उसकी ना समझी अरूज पर थी। इजाज़त होती तो कोई उसके गाल पकड़कर कुची कुची ज़रूर करता, मगर अभी तो सिर्फ दिल में ही अशश कर सकता था। मैं भूल गई थी, मुझे लगा मेरी किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है। आप कितना भूल गई थी और कितना नहीं मुझे पता है। इतने सालों से आपने उसे संभाल कर रखा हुआ है और अब यूं अचानक से आपको लगने लगा है किसी दोस्त ने तोहफा दिया है और आपने उठाकर किसी और को पहनने को दे दिया। अव्वल तो तोहफे को तोहफा करना ही अखलाकन गलत है, और फिर ये तो आपको दिया भी हारिब ने था। उन्होंने हारिब के सामने उसे झाड़ पिलाई थी। उन्होंने हारिब को माजरत निगाहों से देखा। इट्स ओके आंटी, मैं जानता हूँ अंदला ने जानबूझकर नहीं किया होगा। उसने उनकी तशबीह करवाई। अब आप मुझे इजाज़त दें। मुझे अच्छा लगता अगर आप आज लंच हमारे साथ करते। फिर किसी दिन सही आंटी, जिस दिन अंदला का मूड अच्छा होगा। आखिरी वार करने के बाद वो आगे बढ़ गया और इसके बाद वही हुआ था जिस सबब वो आखिरी वार करके आया था। उसके जाते ही फरहीन साहिबा की नसीहतों का एक लंबा दौर शुरू हो चुका था। अब अगला सीन। वो रात होते ही टेरेस पर आ गई और अपने टैडी बियर को बाजुओं में लेते झूले पर बैठ गई, मगर उसने लाइट्स ऑन नहीं की थी और बैठी भी कतरे झूले में छुप कर ही थी। चेहरे के नकूश तरह तने हुए थे। दोपहर का गुस्सा अभी तक चेहरे पर से गया नहीं था। वो आहिस्ता झूले ले रही थी जब साथ वाले घर के कमरे का टेरेस से मुहल्लिका दरवाज़ा खुला। उसने आहिस्ता से पाँव ज़मीन पर लगाते झूला रोक दिया और उसमें मज़ीद सिमट कर बैठ गई। वो हारिब भी था जो दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर आया था और दीवार के ऊपर नस्ब रेलिंग पर हाथ रखे गली में झांकने लगा। वो अपनी ही धुन में था जब अपना नाम पुकारे जाने पर चौंका, फिर अपना वहम जानकर सर झटकते हुए फिर से बाहर देखने लगा। हारिब! इस बार निस्वानी आवाज़ कदरे ऊंची थी। उसने मुड़कर हैरानी से उसे देखा और एक तबस्सुम होठों पर फैल गया। वो अपने और उनके टेरेस की मुहल्लिका दीवार पर हाथ रखे खड़ी उसे ही देख रही थी। आज से पहले उसने कभी उसका नाम यूं नहीं लिया था। उसने क्या, किसी और ने भी इतनी ज़ोर से पुकारने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। पूरे मोहल्ले को सुन गया होगा। खैर, हमें मोहल्ले वालों से क्या। वो फिर से भरपूर शरारत से नज़रअंदाज करता पलट कर अंदर की जानिब बढ़ने लगा। ओए हारिब! अब की बार वो उसी अंदाज से मगर और ज़ोर से चीखी। वो फिर से मुस्कुराया, मगर अब की बार पलट कर उसकी जानिब आया। हारिब! हाँ, उसने हंस उठाया। आवाज़ नहीं आ रही थी आपको? वो खफीफ से लहजे में बोली। आ तो रही थी। उसने अपने ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले बड़े आराम से बड़ी अहम इत्तला गोश गुजार की। अंजला ने उसे हैरानी से देखा। वो थोड़ा सा मज़ीद दीवार के करीब आया। अच्छा लग रहा था तुम्हारा यूं इस्तेहाक से मुझे पुकारना। अंधेरे में कमर का हाला उसकी मुस्कुराहट पर आन ठहरा। इस्तेहाक नहीं, गुस्सा। उसने बिना उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पहले लबों की परवाह किए तस्दीक की। तुम जो भी कह लो, मगर मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी होकर मुझे पुकार रही हो और फिर तुम्हारी आवाज़ पलट पलट कर आ रही हो। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो एक पल को अपना मकसद भूली थी। मगर इस कदर गुस्सीली आवाज़ में पुकारने का हक सिर्फ तुम्हें है, किसी और को नहीं। उसने पास कुछ और आके रियाजदारी से कहा। वो पहले सटपटाई, फिर फ़ौरन से अपने फॉर्म में वापस आने में ही बेहतरी जानी। मेरा ब्रेसलेट! उसने अपना हाथ हारिब के सामने किया। कौन सा ब्रेसलेट? वो अनजान बना, शायद जानबूझकर बात को तूल दे रहा था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी भिपरी हुई बोली। अच्छा, वो जिसे तुमने किसी और को तोहफा दिया था। वो इसका मजाक उड़ा रहा था या शायद शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश। कम से कम मेरे सामने तो झूठ ना ही बोलें। उसने दो टोक अंदाज में बिना किसी शर्मिंदगी को सर पर सवार किए जवाब दिया। अंजला और शर्मिंदा, बहुत खूब मजाक था। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने वो किसी को नहीं दिया था, वो आपके पास था, अब मुझे वापस करें। उसने अपनी हथेली खोलते हुए इशारा किया और हारिब ने उसकी हथेली को वैसे ही खाली बंद कर दिया। कभी इन हथेलियों को वो ढेरों कलियों से भर देने का आदी था और आज इन्हें यूँ खाली बंद करते हुए जाने क्यों दिल खुद से ही रूठा था। सॉरी,
हथेली तो बहुत प्यारी है, मगर मैं तुम्हें वो ब्रेसलेट नहीं दे सकता। मेरे लिए वो बहुत अनमोल है। आखिर तुमने इतने साल संभाल कर रखा है और मैं इसे अब यूँ बेवकूफ़ होने तो नहीं दे सकता ना। क्यों क्यों? वो जल्दी जल्दी बोली। उसने अपनी बात के मतलब पर गौर किया। क्योंकि मेरा मानना है तोहफे में तोहफा देने वाले के जज्बात मुकीद होते हैं और उसे इंसान को बिल्कुल वैसे ही अजीज़ रखना चाहिए जैसे अपनी जान को अजीज़ रखता है। और जो लोग तोहफे की कदर ना करें उन्हें तोहफा नहीं देना चाहिए, और अगर दे दिया हो तो वापस ले लेना चाहिए। मगर अभी आपने खुद ही एतराफ़ किया है कि मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा हुआ था। बात मेरे एतराफ़ की नहीं है, मैंने तो एतराफ़ किया है और करता भी रहूँगा, मगर तुम मुसलसल इनकार कर रही हो, फिर मेरे एतराफ़ की कोई हैसियत नहीं रहती। वो उसकी आंखों में देखता हुआ संजीदगी से बोला। अंजला ने नज़रें चुराईं। वो आज अलग ही डगर पर निकला हुआ था। एक जुमले में कितनी ही बातों को समा रहा था। कब संजीदा हो जाता और कब अपने अज़ली अंदाज में बात करने लगता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखें चुराकर बज़ाहिर जुटलाते हुए उसके दिल ने एतराफ़ किया था। जब जब वो इजहार करता था, दिल बेसाख्ते ही उस पर ईमान लाने को धड़क उठता था, और फिर मुंतशिर होती धड़कनों को उसके कौल की सच्चाई से गर्ज नहीं होती थी। उसकी आंखें बातें करती थीं। उसके लबों से उसकी आंखों का बहुत गहरा रिश्ता मालूम होता था, यूं कि लब मुस्कुराते तो आंखें भी चमकने लगती थीं। क्या आंखें खुद भी सितारा सी हो सकती हैं? हाँ, अगर उनमें झांकने वाली अंजला हो और आंखें हारिब की हों तो बिल्कुल हो सकती हैं। मगर वो झांकती तब ना। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने कहा था आप मुझे वापस करेंगे। वो उसके टेरेस पर रखे पौधों को देखने लगी। तुम जज्बात से मुकर रही हो और मैं बात से। ठाक से बड़ा सीधा जवाब आया। फिर अगले ही लम्हे आप जनाब का लिहाज गया था भाड़ में। हारिब, मैं बहुत तमीज़ के साथ कह रही हूँ, मुझे वो ब्रेसलेट वापस लेकर दें। वह अंगुश्ते शहादत को उसकी जानिब किए बोली। उसकी बात ख़त्म होते ही हारिब ने अपनी अंगुश्ते शहादत उसकी उंगली में फंसाते हुए उसे थाम लिया था। जब तुमने तोहफा देने वाले शख्स ही लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, फिर उसके तोहफे से इस कदर वाबस्तगी रखने का सबब? पहले उसका लहजा नॉर्मल था, फिर संजीदा हुआ, और फिर अब क्या वो बिखर गया था? अंजला ने बोलने के लिए लब वाक किए, मगर अल्फाज ना मिलने पर वापस से बंद कर लिए। हारिब की आंखों ने उसे चैलेंज किया, यूँ जैसे पूछ रहा हो, ऐसा नहीं है क्या? अंजला ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हुए अपनी उंगली आज़ाद करवा ली। अल्लाह करे वो टूट जाए, उसे कोई चोरी कर ले, या फिर उफ, कुछ याद नहीं आ रहा है, वो गटर में गिर जाए। उसने तेज तेज बोलते हुए अपने हाथों की मुठ्ठियां भींची और पाँव ज़मीन पर मारा। तुम्हारे हाथ लगने से ये फिर भी बहुत बेहतर है, हारिब ने उसे तहम्मुल से जिद करते मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम मुझे इतना बुरा समझते हो? वो खुद भी अपने सवाल पर हैरान हुई। उसे बुरा लगा था। मैं तुम्हें क्या समझता हूँ ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तुम मुझे कहाँ रेट करती हो ये मैटर करता है। उसने तवक्कुफ़ किया उसके चेहरे को पढ़ने के लिए। तुम मान लो कि तुम्हें याद था ये भी, और जिसने उसे दिया था वो शख्स भी। उसने अपनी जेब में से ब्रेसलेट निकालकर उसके सामने लहराया। ओके फाइन, मत दें। अंजला ने अंगूर घट्टे हैं वाला मुहावरा सच कर दिखाया। हारिब कंधे हचकाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अब अगला सीन। सुबह जब वो फजर के लिए उठी, उसे तबीयत कुछ बोझल सी महसूस हो रही थी। वो नज़रअंदाज करती वज़ू करने चली गई। वज़ू के बाद वो कुछ लम्हे के लिए बेड पर टांगें लटकाए बैठ गई। उसकी तबीयत का बोझलपन दूर नहीं हुआ था और अब उसे नमाज के लिए खड़े होने में भी मुश्किल आने लगी थी। कुछ पल वो खुद के नफ्स से जंग लड़ती रही और फिर एक लंबी सांस हवा के सपोर्ट करती जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उसने सुन्नत मुकम्मल करने के बाद फ़र्ज़ अदा करने शुरू किए। तबीयत का बोझलपन बेचैनी में तब्दील हो गया। बेचैनी, इस तरह उसे कुछ ही लम्हों में यूं घेर लिया कि उसके लिए नमाज मुकम्मल करना मुश्किल होने लगा। एक पल को दिल चाहो वहाँ से भाग जाए, मगर वो अपनी कैफियत को झटकती नमाज मुकम्मल करने के लिए साबित कदम खड़ी रही। वो अलग बात थी, आज उसे अपनी नमाज में खशू खुशू महसूस नहीं हुआ था। फ़र्ज़ की अदायगी के बाद वो जाए नमाज वहीं छोड़कर अपना मोबाइल उठाती टेरिस पर आ गई। बहुत अरसे बाद उसकी ये हालत हुई थी। टेरिस पर आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए वो सुबह सादिक से पहले का मंजर देखती खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी। आसमान भी क्या क्या रंग ओढ़ता था, तारे भी क्या क्या मंजर देखते होंगे, कमर भी किन किन राहों से गुजरता होगा। आसमान पर जल्द सुबह अंधेरा झटने को था। वह समंदर के पानियों जैसी शफाफ नीला रंग स्याही पर गालिब आने लगा था। मीठे शफाफियत से भरपूर नीले रंग में एक जानिब कमर का हाला उभर रहा था और उससे ही कुछ ही फासले पर सुबह का सितारा टिमटिमा रहा था। उसकी उदासी छुटने लगी। वो चलते हुए रेलिंग के पास आ गई, जिसके दूसरी पार्ट स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी घने दरख्तों से नबरदार थी।
گہرے ہرے رنگ کے پتوں پر اس اندھیرے میں وہ روشنی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، ایسا خوبصورت منظر کہ جسے دیکھنے کے لیے بنائی عنایت کرنے پر دل سے بے ساختہ ہی الحمدللہ کے الفاظ ادا ہوئے ہوتے۔ فطرت کے مختلف پہلوؤں کے رنگ مل کر جو منظر کشی کر رہے تھے، اس پر ایک بار پھر دل بے ساختہ بول اٹھا تھا، مگر اس بار الفاظ مختلف تھے۔ اس بار مصور کی شان میں سبحان اللہ کہہ اٹھا تھا۔ وہ مسکرا دی، سر آسمان کی جانب اٹھائے اس نے زندگی سے بھرپور ایک سانس اندر کھینچی۔ الحمدللہ، وہ بنا کسی رکاوٹ کے سانس لے سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے گرد کی خاموشی کو سننا چاہا، مگر وہاں کہیں خاموشی کا کوئی ڈیرا نہیں تھا، یوں جیسے کبھی ان راہوں سے خاموشی کا گزر ہوا ہی نہ ہو۔ اگر رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیا کرو، تو چرند پرند گو کہ حشرات الارض سمیت ہر شے اس وقت اس کی تسبیح و تعریف میں لگی ہوئی تھی، ماں سوائے اشرف المخلوقات کے۔ پیڑ پودے، پرندے، مسجد کے اسپیکر میں سے ہلکی سی ابھرتی امام صاحب کی آواز، دور کہیں کسی سڑک پر چلتی کسی کار، کبھی کسی موٹر سائیکل کی آواز، وہ سب سن سکتی تھی، اپنے پاس پودوں کی سرسراہٹ بھی۔ دل پھر سے بے ساختہ برملا الحمدللہ بول اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ قدرت کی ہر چیز خوشگوار سا فسون لیے ہوئے تھی اور یہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس بار دل چیخ اٹھا۔ کچھ دیر پہلے ذہنی آزمائش کے سامنے گھٹنے ٹیکتے وجود پر وہ برہم ہوتے ہوئے ایک ساتھ کئی بار حق کی صدا بلند کرتا اللہ کا شکر ادا کرتا چلا گیا۔ زبان اللہ کے ذکر سے کچھ یوں تر ہوتی چلی گئی کہ کچھ دیر پہلے دماغ پر جمنے والی دھند چھٹ گئی۔ دل کی اس نمی نے مینا کا کام کیا جو روئے زمین پر اترتا ہر قسم کی غلاظت، دھول اور دھند سب کو بہا لے جاتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اس نے موبائل کو کھولتے ہوئے میسج لکھا۔ بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے، جہاں بات کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں کیفیت دیکھی جاتی ہے، جن کو پکارنے سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا کہ وقت کیا ہو رہا ہوگا، جاگ رہا ہوگا یا نہیں، بس ان کے در کے سر پر پہنچا جاتا ہے، پھر بھلے ان کی نیند بھگانے کے لیے دماغ پر دستک دینی پڑے یا ٹنٹنا بجا کر ان کے حواس بحال کروانے پڑیں۔ مخاطب پر منحصر کرتا ہے۔ قاسم کا جواب موصول ہوتی اس نے اگلا میسج بھیجنے کے بجائے سیدھا اسے کال ملائی۔ پہلے ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کب کہا تم مجھے کال کر سکتی ہو؟ وہ مصنوعی بیزاریت لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے کب کہا تمہیں کال کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ اسے بات کرتے اس کا سارا جوش واپس آ چکا تھا۔ ابھی بہت نیند آ رہی ہے، اس نے اداکاری کرتے ہوئے جمائی لی۔ دوسری جانب اندرلا نے جمائی کی آواز سنی بھی تھی۔ صبح بات کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ شرافت کا چولا پہنے بولی۔ قاسم نے اس کے مان جانے پر فوراً کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ ہاں یاد آیا، تایا ابا پوچھ رہے تھے وہاں جو دوشیزہ قاسم کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ کون ہے؟ تم نے کیا کہا؟ تم نے بتا دیا؟ میں نے صرف تمہیں بتایا تھا، پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ وہ جلدی جلدی بولتا چلا جا رہا تھا۔ اندرا اپنی ہنسی ضبط کرتے اسے سننے لگی۔ تم نے لاریب کو تو نہیں بتا دیا؟ یا اللہ اندرا، تم ہمارے بیچ کی بات اسے کیسے بتا سکتی ہو؟ اس نے ڈیڈ کو بتایا ہوگا، میں جانتا ہوں چغلی مارتی ہے۔ اس کا اور لاریب کا 36 کا آنکڑا بچپن سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اندرا اس کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی، مگر قاسم وہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایک سبب لاریب کی چغلی نے ہمیشہ ابا سے اسے ڈانٹ ہی پڑوائی تھی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم خاموش ہو گئے تو ہی بولوں گی نا۔ تم نے کیا کہا ڈیڈ سے؟ قاسم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے کہا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، عاشقی معشوقی نہیں کرے گا تو بہو کیسے آئے گی؟ اف انزلہ، تمہیں پتہ ہے نا اب ڈیڈ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاں لوگ اپنے پیاروں کے لیے ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں میرے اکیلے کے ابا ہوں گے جو ہاتھ میں جوتا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے خود کے ابا کے ہاتھوں سے عزت افزائی ہوتی ہوئی تصور بھی کی تھی۔ میں بتا رہا ہوں، ابا کے ساتھ تمہیں بھی مجھے لینے آنا پڑے گا۔ اگر تم مجھے وہاں نظر نہ آئی تو میں ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر نہیں آؤں گا۔ آئی ایم سوری قاسم، پتہ نہیں کیسے تایا ابا کو پتہ چل گیا، اور تمہیں بھی کیا ضرورت تھی وریشا کے ساتھ گھومنے کی؟ یار وہ بیچاری تو میری مورل سپورٹ کے لیے آئی تھی، وہ بیچارگی سے بولا۔ خدا کا خوف کرو قاسم، تم وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہو یا کبڈی کھیلنے؟ مورل سپورٹ، وہ اس پر چل دوڑی۔ اب تم اپنا خود کا کیس خراب کر رہے ہو، بعد میں مجھ سے اس سارے معاملے کو سنبھالنے کا مت کہنا۔ اب کیا کروں میری ماں؟ اچھا خاصا گرومڈ لبرل سینسیبل بندہ ہوں اور کہاں ٹاکسک کنزرویٹو فیملی میں پھنس کر رہ گیا ہوں، وہ افسوس سے کہہ اٹھا۔ ہاں سینسیبل بندے تو تم بہت ہو، جب ہی اس دن بہن کے نام پر دوست نے اس کی شرٹ اتروا لی۔
अंजला ने जाल भून कर कहा। दूसरी जानिब जो खुद अपनी जिंदगी के सर्कस में झूल रहा था, बेसाख्ता उसकी बात पर महजूज हो उठा। कुछ नहीं, बस अब तुम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, लारेब को तुम डांटना मत, बल्कि तुमसे कोई बात ही मत करना। ठीक है। उसने शराफत से सर झुकाया। और हाँ, वरीशा के साथ एंजॉय करो। वैसे भी तो अब जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो भी होकर ही रहेगा। उसने रसानियत से कहा। वो उसके चक्कर में वरीशा के साथ बुरा नहीं कर सकती थी। और देखो, तायाबा ने जूते मारने हैं तो मारने हैं। वो उसको कॉल के इख्तिताम पर ये बावर करवाना नहीं भूली थी। कॉल बंद होते ही वो दिमाग में बढ़ते ख्याल पर सर झटकती हंसी अंदर चली गई। वो हंसी तो कुछ ही फासले पर अंधेरे में टेरिस के दरवाजे के साथ एक लगाए, ट्राउज़र की जेबों में हाथ अड़से खड़ा वो भी मुस्कुरा दिया। भूरी आंखें उसकी मौजूदगी से अनजान थीं, मगर गहरी सी आंखें उसके चेहरे का हर नक्श दिल में उतार रही थीं। उसकी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो चुकी थी। वो वापस से सोने का इरादा करते अंदर की जानिब चली गई, और उसके जाते ही वो भी वापस लौट गया। अब वहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बचा था। अब अगला सीन। दोपहर में वो घर पर अकेली ही थी। लारेब ने भी कुछ दिन के लिए उसे अपनी शक्ल ना दिखाने में ही आफियत जानी थी। फरहीन साहिबा कहीं बाहर निकली हुई थी। सिमाब अपने कामों में मसरूफ़ थी। और कमाल साहब, सच शुक्र वो बहुत दिनों से मंजर से ही गायब ही थे। वो बहुत कम वैसे घर में मिलते थे। उनका ज़्यादा वक्त या तो ऑफिस में गुजरता, या वो कभी किसी शहर में मीटिंग के लिए जा रहे होते तो कभी कहीं और। जबकि अंजला के मुताबिक वो एक और ही ज़िंदगी जी रहे थे। जब जी भर जाता होगा तब घर आ जाते होंगे। यूँ इसके अपने बाप से मुतल्लिक़ खासे नेक ख्यालात थे। एक अरसा ही हो गया था जब से वो ऑर्फनेज का चक्कर नहीं लगा पाई थी। उसने मोबाइल उठाते हुए अनम बेगम का नंबर मिलाया। कुछ लम्हे बेल जाती रही और फिर लाइन बेजान हो गई। उसने कुछ लम्हे इंतज़ार करने के बाद एक बार फिर से उनका नंबर मिलाया। एक बार फिर से बेल जाती रही और लाइन बेजान हो गई। उसका इज़्तिराब बढ़ने लगा। वो वहाँ से उठती बेचैनी की हालत में टहलती हुई उनका नंबर मिलाने लगी। सिमाब उसकी हालत देखती किचन में पानी लेने चली गई। ये गालबन पहली बार हुआ था। वो उसके बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो ऑर्फनेज संभालते हुए थी, जिस सबब वो कभी अपना मोबाइल साइलेंट पर नहीं रखती थी। सिमाब के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए अब अली का नंबर मिलाने लगी। वहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ था। कुछ लम्हे बेल जाती रही और फिर लाइन बेजान हो गई। अंजला बाजी, क्या हुआ है? उसने अपने सामने मुसलसल चक्कर काटती अंजला से कहा। वो हनूस चक्कर काटती रही। उसे शायद सिमाब की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। अंजला बाजी। सिमाब उसके सामने आई। क्या हुआ है? वो गायब दिमागी से कुछ लम्हे उसे देख रही। क्या हुआ है? सिमाब ने एक बार फिर से कहा। कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। वो एक बार फिर चक्कर लगाते अली का नंबर मिलाने लगी। जैसे जैसे फ़ोन बजने की घंटियों में इजाफा हो रहा था, ऐसे वैसे उसकी धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले फ़ोन की लाइन एक बार फिर से बेजान होती, दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, तुम कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? उसने फ़ौरन से इस्तफसार किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं। दूसरी जानिब वो कुछ पल को खामोश हुआ, यूँ जैसे अंदाज़ा ना कर पा रहा हो आया उसे बताया जाए या नहीं। अली, सब ठीक है ना? उसने कुछ संभलते हुए पूछा। प्लीज़ कुछ बोलो तो। अब उसे सही मानों में तशवीश होने लगी। अंजला बाजी। अंजला को उसकी आवाज़ नमज़दा महसूस हुई, और इस वक्त उसे अपने अंदेशे सच साबित होते नजर आ रहे थे। अम्मा को चोट आई है। वो इतनी हिम्मत जमा करने के बाद भी फ़कत इतना ही कह पाया। अंजला के सही मानों में हाथ पांव फूले थे। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अंजला बाजी, उनको चोट आई है। वो बहुत अजीब अंदाज में उसे बता रहा था। कैसी आई है चोट? चोट ज़्यादा तो नहीं लगी ना? तुम कहाँ हो इस वक्त? कौन से अस्पताल में हो? बताओ मुझे। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कौन सा सवाल ज़्यादा अहम है, कौन सा सवाल पहले पूछने वाला था और कौन सा छोड़ देने वाला। जैसे ही अली ने उसे सारी इतलात फराहम की, वो कॉल के बंद होती ही आवाज़ बाख्तगी के आलम में बाहर की जानिब भागी। कहाँ जा रही है अंजला बाजी? क्या हुआ है? सिमाब ने फ़ौरन से उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। तुम मम्मा को बता देना, मैं वहीं जा रही हूँ। उसने बिना रुके एक सांस में सारी बात बताई, और फिर उससे अपना बाजू छुड़वाती बाहर की जानिब भाग के उठी। कैब मंगवाने में कितना वक्त लग जाता वो नहीं जानती थी, और इस वक्त वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। कुछ ही पलों के बाद इसने खुद को महमूद साहब के घर के बाहर खड़ा पाया। वो वहीं क्यों आई थी इस वक्त वो नहीं जानती थी। और बस फिर बेल पर हाथ रखे आंखें बंद के इस तराब के आलम में वो मुसलसल अपनी टांग हिलाने लगी। 1 2 3 और फिर जाने कितनी ही बार। भाई क्या हो गया है? क्या दरवाजे पर बैठा देख लिया है मुझे? आ रहा हूँ, सब्र करो। हारिब की आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी। वो भी शायद बेल से तंग आकर अंदरूनी दरवाजे से बाहर आते ही चिल्लाया था। उसके आवाज़ सुन पड़ते ही अंजला ने आंखें खोल दी। सब्र नाम की चीज़ इंसानों के लिए ही होती है।
वो दरवाज़ा खोलने के साथ साथ गुस्से से कह रहा था, मगर दूसरी जानिब शायद उसका हाथ बेल्ट के साथ चिपक गया था। दरवाज़ा खोलकर बाहर आते ही अंजला को बेल्ट पर हाथ रख के उसने उसे कड़ी कड़ी सुनाने के लिए लब खोले ही थे, मगर फिर उसके बेरंग चेहरे को देखकर रुक गया। उसे देखते ही अंजला का हाथ बेल्ट से सिरका। गाड़ी घर पर है? उसने वहाँ से हटते हुए हारिब के एक साइड से होकर अंदर झांका। हाँ है, क्या हुआ है? वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। मुझे मुझे अस्पताल जाना है। एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराती उसकी ज़ुबान उसकी ज़हनी कैफियत का बता रही थी। जल्दी करो ना प्लीज़। उसने मामले की संगीनी को समझाने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया। हारिब को उसकी ज़हनी हालत को समझने में देर नहीं लगी थी। वो पैनिक कर रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। ओके ओके रिलैक्स, चल रहे हैं। हारिब ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे तशबीह दी। उसने अंजला को पहल करने के लिए इशारा किया और फिर उसकी जानिब दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। मैं कर लूँगी, तुम बैठो, देर ना हो जाए। अंजला ने उसे अपने दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर कहा। जैसे इस वक्त उसकी हालत थी, वो एक सेकंड, एक लम्हा तो क्या, सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अकेला नहीं करना चाहता था। हारिब ने गाड़ी में बैठते ही उसका इंजन ऑन करते हुए सड़क पर डाल दिया। गाड़ी ड्राइव करने के साथ वो गाहे बगाहे अंजला की जानिब भी देख रहा था। वो अपने हाथों को सख्ती से भींचे हुए बैठी मकान के अंदाज में विंड स्क्रीन से पार देखती मुसलसल अपना दायां पाँव हिला रही थी। उसने मुट्ठियों को इस कदर जोर से भींच रखा था कि हाथ की पश्च पर उंगलियों की हड्डियां वाज़ेह होने लगीं। कुछ लम्हे वो इंतज़ार करता रहा, शायद वो अपनी बंद मुट्ठियों को खोल दे, मगर वो तो जाने आज कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। अंजला, तुम अपनी हथेलियाँ जख्मी कर लोगी। उसने गाड़ी आहिस्ता करते हुए उसकी जानिब देखते नरम लहजे में उन्हें खोलने की इल्तजा की। अंजला ने सामने पर से नजरें हटाकर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में बिखर जाने का खौफ वाज़ेह था, बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसके पास जब्त करने का एक वाहिद तरीका यही था। हारिब के माथे पर फिक्र की शक्लें उभरी। उसने अंजला ने वापस से रुख फेरते हुए सामने की जानिब कर लिया, मगर मुठ्ठियाँ अभी तक सख्ती से भींच रखी थीं, यूं कि नाखून उनमें पैवस्त होने लगे थे। हारिब ने दाएं हाथ से स्टीयरिंग को संभालते बाएं हाथ से उसके दाएं हाथ की मुट्ठी को बहुत नरमी से खोल दिया और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। यूं पहले जो सारा जोर उसकी खुद की हथेली पर निकल रहा था, अब उन दोनों के हाथों के बीच मौजूद फासले की जानिब रुख फेर गया। अंजला ने भी अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। जब्त टूटने की बजाय मजबूत होने लगा था। कुछ लम्हों के बाद उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को भी खोल दिया और हैरान कुन तौर पर उसका जब्त फिर से नहीं टूटा था। साथ बैठे शख्स का वजूद, शायद उसके हाथों में मौजूद उसके कवी हाथ की मजबूत गिरफ्त थी जिसने उसके जब्त को यकीनी बना दिया था। पहली बार हुआ था किसी मर्द की मजबूत गिरफ्त ने जख्मी नहीं किया था, मरहम रखा था, जिसने उसे तकलीफ नहीं दी थी, बल्कि उसकी तकलीफ खुद को महसूस होने का भी एहसास जमाया था। उसे खौफजदा नहीं किया था, उसका खौफ खुद के हिस्से में लिया था। मजबूती के बुत में खुद को समेटकर उसकी हसासियत को झुटलाया नहीं था। जिसकी आंखों ने गुस्से की तपिश देकर वहशत ज़दा नहीं किया था, बल्कि ठंडक का एहसास दिलाया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सारा रास्ता बज़ाहिर खामोशी मगर दर हकीकत बहुत से एहसास के शोर में गुजरा था। हारिब ने उससे कोई सवाल, कोई बात नहीं की थी, महज एक जुमला कहने के, तुम अपनी हथेलियाँ जख्मी कर लोगी। वो खुद उसके पास चलकर आई थी। उसके साथ चलती औरत ने मदद के लिए उसके पास आने पर हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी, और इस बात ने उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते मर्द का सर खुद ब खुद बुलंद कर दिया था। वो उसकी नज़रों में अभी इतना बुरा नहीं हुआ था जहाँ वो ज़रूरत के वक्त पुकार के लिए दुनिया का आखिरी मर्द भी ना ठहराया जाता, बल्कि वो फहरिस्त में सबसे ऊपर आन ठहरा था, जिसके पास होने ने उसे तहफ़्फ़ुज़ जैसा एहसास से रोशनास करवाया था, उसके ज़ब्त को अरूज बख्शा था, और उसके इस अमल ने उसकी मर्दानगी को तमानियत का एहसास बख्श दिया। आपके घर की औरतें आपकी मौजूदगी में खौफजदा होने के बजाय महफूज महसूस करें, इसका इदराक शायद हारिब के लिए इतना काबिल गौर नहीं था जितना वो अंजला के लिए था। हारिब का एक आम सा अमल अंजला को सफ़ेद घोड़े की तनाबें थमा गया था। उसने उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा था और वो उसे खामोशी से ले आया था। वो क्यों जा रही थी? अपने लिए आई थी या किसी और के लिए? अगर अपने लिए आई थी तो क्यों? अगर किसी और के लिए तो किसके लिए? उसने कोई सवाल नहीं किया था। वो इस वक्त परेशान थी, उसे उसकी परेशानी बांटनी थी, उसमें इजाफा नहीं करना था। थकन ज़्यादा थी तो उसकी थकन का कोई सदेबाप करना था, ना कि गैर ज़रूरी सवालात का पर्चा थमाकर उसके असाब को मज़ीद शल करना था। उसके बोझ को बांटने के लिए अपना कंधा पेश करना था, जिस पर वो अपना सर टेक कर अपनी उलझनों से आंखें भी मूंद सकती थी, जिसकी आंखों की नरमी किस्मत के ज़ेर अताब आई उन झुलसती आंखों को ठंडा कर देती। कम से कम उसे इतना एतमाद तो दिलाना था कि उसके बड़े हाथ को बिना कोई शुबा किए, बिना कोई दूसरा ख्याल दिल में लाए, झटकने के बजाय थाम लेती। जैसे ही गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी, वो फ़ौरन से गाड़ी से नीचे उतरती, तेज़ तेज़ कदमों से चलती अस्पताल की इमारत की जानिब बढ़ने लगी। हारिब जल्दी जल्दी एक हाथ से गाड़ी बंद करता और दूसरे हाथ से सीट बेल्ट उतारता उसके पीछे भागा था।
وہ انجلا کی ارد گرد کی پرواہ کیے بنا بس نظریں سامنے ہسپتال کی عمارت جمائے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، جب کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر سورج سے کھینچا اور اس کا منہ رکشے سے رگڑ کھاتا کھاتا بچا۔ انجلا، وہ بے بسی سے بولا۔ انجلا نے ہاتھوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ لیا۔ اس نے سر اٹھا کر حارب کی جانب دیکھا۔ وہ متوحش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ وہ ہونکوں کی طرح سر ہلاتے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس نے انم سلطانہ کا نام بتایا۔ وہاں بیٹھی خاتون کی ہدایت کے عین مطابق وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بنے کوریڈور میں پہنچے تھے، انہیں علی وہاں سر جھکائے بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ علی، اس نے پہنچ کر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ضبط کیا اور پھر سر اٹھا کر متورم آنکھوں سے انجلا کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیسے لگ گئی چوٹ؟ وہ کب سے اندر ہیں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ علی، انہیں زیادہ تو نہیں لگی نا؟ وہ خوف و پریشانی کے زیر اثر مسلسل اس سے سوال پر سوال کرتی جا رہی تھی۔ جب بھی اس کے پیچھے کھڑے حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے احساس دلایا، وہ خاموش ہو گئی۔ علی کا چہرہ بتا رہا تھا وہ اس وقت پریشان ہونے سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ ہاں، ماں کو کھو دینے کا خوف۔ وہ ماں جس نے اس کے باپ کے چھوڑ جانے کے بعد اسے کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ زندگی کی ہر سختی کو اپنی جانب موڑ لینے والی اس کی ماں، جو ایک عورت تھی، وہ جس طرح اس کی خاطر صنف نازک سے صنف آہن بن گئی تھی۔ ان کا آپریشن چل رہا ہے، سر پر چوٹ آئی ہے، اس نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ اسی اسنا میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے لگا اور پھر ایک نرس نے ان کے پاس آ کر ان کا بلڈ گروپ بتاتے خون کا انتظام کرنے کو کہا۔ علی نے خالی آنکھوں سے حارث اور انجلا کی جانب دیکھا۔ وہ اتنا کمزور تھا؟ نہیں، ماں کے چھن جانے کے خوف نے اس کی عقل سلب کر لی تھی۔ میرا اور ان کا بلڈ گروپ سیم ہے، حارث نے کہا اور پھر نرس کی محیط میں خون دینے چلا گیا۔ انجلا نے اس کی پشت کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ کوریڈور کے اختتام پر پہنچ کر دوسری جانب نہیں مڑ گیا تھا۔ علی واپس سے بینچ پر بیٹھ گیا اور بیٹھتے اس نے اپنا سر پیچھے دیوار سے ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں۔ انجلا بھی آہستہ سے اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ انہیں کھو دینے کا خوف اس میں بھی سرایت کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا تھی، یہ صرف وہی بتا سکتی تھی۔ وہ گلاب جو مسلسل اس کی زندگی کو تازگی بخش رہا تھا، جو اس کے لیے اس کے بنا کہے دعائیں کرتی تھیں، وہ تب اس کی زندگی میں آئی تھی جب اس کی زندگی، اس کا وجود، گو کہ اس کے ارد گرد ہر شے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندھیروں سے باہر لے آئی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس پر غور کر رہی تھی۔ اسے اندھیرے سے باہر آتے ہوئے راستے کی لمبائی کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب روشنی میں کھڑے ہو کر اسے تاریکی کا اندازہ ہو رہا تھا جس سے وہ نکل آئی تھی۔ کاش میں ان کے پاس ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ علی ویسے ہی سر ٹیکے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ آنسوؤں کی لڑی ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے گری۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں اگر تب باہر نہیں جاتا تو یہ سب نہ ہوتا، شاید انہیں اتنی چوٹ نہ آتی۔ ایک بار پھر کتنے ہی آنسو اس کی دائیں آنکھ سے آزاد ہوئے تھے۔ کیا اللہ کی مشیت کو چیلنج کر رہے ہو؟ ایک عام سا سوال تھا، مگر ایک ہی پل میں ابھرتے اس کی طاقت اس کے زوم کو توڑ گیا تھا، جو اسے اس وقت یہ احساس دلا رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت گھر پر ہوتا تو اللہ کے لکھے اس فیصلے، اس آزمائش کا رخ موڑ دیتا۔ ہم انسان یہی تو کرتے ہیں۔ کاش ہم تب یہ کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، کاش ہم تب یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا۔ کاش اور کاش، حال سے ماضی کی منزلوں کو طے کرتے کاش کی ایک لمبی فہرست۔ ایک جانب کاش کے کاش ہونے کی کبھی ختم نہ ہونے والی آرزوئیں، اور دوسری جانب اللہ کی منشا پر یقین رکھنے کا ایمان۔ نم آنکھوں سے اس نے یوں ہی سر دیوار سے ٹیکے اس کی جانب گردن گھما کر انجلا کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ طاقت کا زوم تو نہیں رہا تھا، مگر اس بار شیطان مایوسی کو لیے بازار میں آیا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے ہو کر روشنی کی ترویج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ انجلا کو اپنا خود کا دل اس وقت مایوسی کے کنویں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت نے دل کی دھڑکنوں کے برعکس اپنی رفتار کم کر دی تھی۔ کیوں نہیں ٹھیک ہوں گی؟ اس کی آواز امید سے بھرپور تھی۔ کیسے، وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ان الفاظ کو تلاشنے میں، ترتیب دینے میں ناکام ہو رہی تھی جو اس وقت اس کا مرہم بن سکتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، ماں کی روح کو ابدی سفر شروع کرنے کی اجازت تب تک نہیں ملتی جب تک اس کی اولاد اللہ کی منشا میں اطمینان نہیں پا لیتی۔ بالآخر یہی ایک جملہ تھا جس کا اس نے سہارا لیا تھا۔ اللہ جانتے ہیں ہم بھی ان کے بغیر رہنے کے اہل نہیں ہیں، اس نے پہلے کی نسبت قدرے اونچی آواز سے کہا، یوں کہ علی سے زیادہ اس کے خود کے کان یہ پیغام اس کے دماغ تک پہنچا دیں۔ چلو سورج غروب ہونے کو ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور رحم کی فریاد کرتے ہیں۔
اس نے انم کی بہت بار کہی جانے والی بات دہرائی۔ علی بھی اپنی ماں کی جانب سے ہمیشہ کی جانے والی تاکید کے ذکر پر افسردگی سے مسکرایا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شام کب کی ڈھل چکی تھی اور اب اندھیرے کا سایہ گہرا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ چند ہی پلوں میں رات کی سنسناہٹ کا شور بڑھنے والا تھا۔ ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے اس کی نظر باہر لگے پودوں کے آگے جھاڑیوں کو عبور کرتی بہت دور ایک سڑک پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں اس وقت تیز رفتار گاڑیوں کے نام پر محض ادھر ادھر بھاگتی ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے سفید چادر پر لیٹے وجود کو دیکھا، جو اس وقت دنیا سے بیگانہ دواؤں کے زیر اثر مختلف مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کے بیڈ سے کچھ ہی فاصلے پر پاؤں والی جانب ایک نرس بیٹھی اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ کمرے میں ہر سیکنڈ گونجتی مشینوں کی آواز سے نہ جانے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا یا خوش۔ عجیب آواز تھی جس کی گونج دل پر وحشت طاری کر رہی تھی، اور اسی پل اس آواز کا گونجتے رہنا کسی کی زندگی کی نوید تھا۔ وہ وہاں سے ہٹتی ہوئی ان کے بیڈ کے پاس آ گئی اور پاس پڑے بینچ پر بیٹھتے اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا سر اس پر رکھ دیا۔ اس وقت اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ جہاں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نہ اس کے پاس الفاظ تھے اور نہ کوئی سامع۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنکھیں خشک تھیں۔ اسے بلا اختیاری اپنی ماں سے آخری ملاقات یاد آئی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی وہ خوفزدہ ہے، وہ اسے چھوڑ کر نہ جائیں، مگر اپنی ماں کے سامنے اپنی ماں کے لیے مضبوط دکھنے کی خاطر اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ وہ تب بھی اقرار نہیں کر پائی تھی وہ خوفزدہ ہے۔ اس کا ننھا دل وحشت میں ڈوب رہا ہے اور آج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بے بسی کیا ہو سکتی ہے جب آپ جو کہنا چاہ رہے ہوں وہ کہہ نہ پائیں، جب قوت گویائی ہو مگر صلاحیت مفقود ہو، زبان جملے کی ادائیگی کو بےتاب ہو اور دماغ غفل زدہ۔ کیا یوں ہی سب چلے جائیں گے؟ اس نے بہت دھیمی آواز کے ساتھ کہا۔ وہ جذباتیت کے کس مرحلے پر تھی کہنا مشکل تھا۔ دل بھرا ہوا تھا مگر آنکھیں آنسو بہانے کو تیار نہیں تھیں، جس کے سبب دل مزید بوجھل ہونے لگا تھا اور گھٹن بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھتی کمرے سے باہر آ گئی۔ میں واپس آ کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ اس کی ماں کے جانے سے پہلے اسے اپنے ساتھ لگایا اندھیرے میں امید کا جگنو دکھا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کب، مگر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ یکدم ہی جانے کیوں یادوں کی بوچھاڑ ہو گئی، گھٹن مزید بڑھنے لگی۔ وہ رک گئی، بایاں بازو دیوار پر رکھتے دائیں ہاتھ سے سینہ مسلتے ہوئے سانس لینے لگی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا جمود سانسوں کے تسلسل کو بگاڑنے لگا۔ کچھ پل وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ سنبھلتے ہوئے وہاں سے چل پڑی اور ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ رات کے اس پہر ہسپتال میں مشکل ہی کوئی بشر دکھائی دے رہا تھا۔ کھلی فضا نتنوں سے ہوتی ہوئی جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ ہسپتال کی عمارت سے نکل کر وہ چند قدم پتھر کے فرش پر چلتی رہی، پھر آگے جا کر اینٹوں کی مدد سے بنائی گئی راہداری کے اوپر قدم ڈال دیے۔ وہ روشنی سے دور کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ راہداری سے ہوتے ہوئے وہ ہسپتال کی عمارت کے عین سامنے بائیں جانب بنے پارک میں آکی۔ وہاں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ وہ جوتا اتارتی گھاس پر ننگے پاؤں آہستہ سے چلتی ہوئی پاس ہی ایک نرس بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت زیادہ رونا چاہتی تھی۔ زندگی میں ملنے والے ہر خسارے پر ماتم کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت رونا اسے کسی پہاڑ کو سر کرنے سے کہیں زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ اس وقت جذبات کا ایک سیلاب تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں کی صورت بہانا چاہتی تھی۔ ایک خوف تھا جو مسلسل اس کو اپنے سائے میں لے رہا تھا۔ ایک تکلیف تھی جس کے دل میں کسک اٹھ رہی تھی۔ اندر کی تاریکی کو جھٹکنے کے لیے اس نے سر اوپر کو اٹھایا، آسمان پر تاروں کو ڈھونڈنا چاہا۔ عام حالات میں تو وہ ٹمٹماتے تارے کسی کی امید سے کرن ثابت ہوتے ہیں، مگر جہاں آج دل میں مایوسی ڈیرے ڈال رہی تھی، وہیں آج بادل نے تاروں کو چھپا لیا تھا۔ وہ مسلسل تاروں کو ڈھونڈنے کی تگ و دو میں آسمان کو تک رہی تھی، جو اس وقت نیلگوں سفید ہر قسم کے رنگ سے آزاد تھا۔ وہاں بس اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا جو کسی بھی چیز کو کھا سکتا تھا۔ اسے محسوس ہوا اگر وہ یوں ہی دیکھتی رہی تو وہ اسے بھی اچک لے گا۔ اس نے سورج سے اپنی نظریں پھیر لیں، آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی۔ اس نے سر بینچ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ انزلہ، تم پرانی باتوں کو بھول کر زندگی خود پر آسان کیوں نہیں کر لیتی؟ ماضی کے خطوط جلا دینے چاہیے۔ آنکھیں بند کی اسے انم صاحبہ کی نصیحتیں یاد آنے لگیں۔ تم یہ کام چھوڑ دو انزلہ، حرام کام انسان کا ایمان اور حرام روزی انسان کا ضمیر کھا جاتی ہے۔ وہ ماضی قریب میں اسے سمجھا رہی تھی۔ مگر میں چاہتی ہوں میرا ضمیر مر جائے، مجھے بدلہ لیتے وقت صحیح غلط کا احساس نہ رہے، اور میں اپنی تکلیف کا خراج اسی شدت سے وصول کروں جس شدت سے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر دنگ رہ گئیں۔ اتنی نفرت نہیں کرتے۔ یہ بھی اچھا ہے، جس نے تکلیف دی اسے اتنی نفرت بھی نہ کریں۔ ہاں، نہیں کرتے۔ جہاں نفرت کی آگ برا کرنے والے کے بجائے آپ کو جھلسانے لگے، وہاں نفرت بھی نہیں کرتے۔
ان کی باتوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا، وہ یہی کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے اندر پنپتے طوفان کی حقیقت سے بھرپور عکسبندی کر کے دکھائی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آپ ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتی کرتی خود کو آگ میں جھونکنے لگی ہیں۔ انجلا نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی سارا منظر آنکھوں سے چھٹ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر اپنی گردن دائیں جانب کو موڑی اور اس کی نظر وہیں ٹھہر گئی۔ اسے اپنی سوچوں میں الجھے معلوم ہی نہیں پڑا کہ وہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوہنی کو بینچ کے ڈھول پر رکھے، اس پر اپنی تھوڑی ٹکائے، وہ اپنا منہ اس کی جانب کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ انجلا کے دیکھنے پر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، وہ ویسے ہی اسے دیکھتا رہا۔ دونوں ہی کچھ ہی فاصلے پر بینچ کی پچ سے ٹیک لگائے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے چلے گئے۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں کرب تھا۔ وہ اپنے نقصان پر غمگین تھی اور وہ اس کے نقصان پر۔ جانے اس کی نظروں کا کون سا احساس تھا جو انجلا کے دل کو جکڑنے لگا تھا؟ کیا اس کا یوں دیکھنا دل کا بوجھ بڑھانے لگا تھا؟ نہیں، اس کی آنکھیں تو ہمت دے رہی تھیں۔ ہاں، ایک ہمت دے رہی تھیں کب سے قید آنسوؤں کو آزاد کرنے کی۔ وہ گہری آنکھیں اس وقت اس کے لیے جذبات لیے ہوئے تھیں، فکر مند تھیں، اس کے لیے پریشان تھیں، مشکل وقت میں ہمیشہ اس کے پاس ہونے کا عہد لیے ہوئے تھیں۔ یکتک اس کی جانب سامنے دیکھتے ہی منظر دھندلایا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حارث کا چہرہ گڈمڈ ہوا۔ اس نے آنکھوں کو ایک ساتھ کئی بار جھپکا۔ بار بار آنکھ کے شیشے کے سامنے آتا پانی اس کا عکس دھندلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کھولا۔ حارث اس کی آنکھوں میں اپنا عکس کا دھندلانا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ حارث نے ہاتھ آگے بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو سہلایا۔ مت کرو ایسا، ان آنکھوں کا ضبط تکلیف دے رہا ہے۔ اور اگلے ہی پل اس کی جانب دیکھتے انجلا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ کر گری تھی اور پھر قطار در قطار آنسو بہتے چلے گئے، یوں کہ ان پر ضبط کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی چلی گئی تھی۔ سامنے بیٹھے حارث کا چہرہ دھندلا گیا۔ اس نے بینچ کی پشت کو چھوڑ دیا اور پھر آگے کو جھکتے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہاں کے سکوت میں اس کی سسکیاں ارتعاش پیدا کرنے لگی تھیں۔ حارث یکدم ہی سیدھا ہوا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر اس کے منہ کو چھپائے اس کے ہاتھوں کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس جتلانے لگا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ انجلا نے سر اٹھا کر متورم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی پانی سے لبریز تھیں، پلکیں بھی نم تھیں اور چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد بیان کرنے کے قابل نہیں تھا جو اس وقت اسے انجلا کو اس حالت میں دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت دیکھنا سہانے روح تھا۔ وہ یوں ہی اس کے ہاتھ کو تھامے اس کے سامنے سے اٹھتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے بعد اس کے ہونے کا احساس، اس کے تحفظ کا احساس، اس کے حصار کا احساس جو اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے دائرہ بنائے ہوئے تھا، اس کے کچھ کہنے کی منتظر حارث کی آنکھیں، سبھی احساسات اس کی آنکھوں کو مسلسل نم کیے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر دل بھر آیا اور وہ اس کے سینے سے سر ٹیک دی ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج یہ آنکھیں ہر بوجھ اتار دینے کو ہوں۔ وہ بچپن میں بھی بات بے بات پر رو دیا کرتی تھی، مگر آج یہ آنسو، یہ نم آنکھیں زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ وہ ایک بازو سے اسے تھامے دوسرے سے اس کے بال سہلانے لگا۔ حارث، وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی، مگر دوسری جانب خاموشی کا سکوت برقرار رہا۔ بتاؤ نا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ انجلا، کچھ برا مت کہنا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے التجا کی۔ پلیز پلیز بول دو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پلیز کہو کہ وہ چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ پلیز کہو نا۔ وہ یوں ہی اس کے ساتھ لگی ایک بار پھر رونے لگی۔ اس نے یوں سے التجا کی تھی جیسے اس کے کہنے سے دعا کو قبولیت کا شرف مل جانا تھا، یا شاید اس لیے کہ جب ہم کسی کے حق میں زیادتی کر دیتے ہیں تو پھر افتادات پڑھنے پر ہمیں لگنے لگتا ہے کہ اس کے کہہ دینے سے اللہ ہم پر رحم فرما دے گا۔ حق تلفی جیسی بھی کی گئی ہو، چھوٹی یا بڑی، ہوتا تو ظلم ہی ہے۔ وہ بھی اس کے حق میں زیادتی کر جانے پر اسے مظلوم مان رہی تھی، مظلوم جس کی دعا خدا سن لیتا ہے۔ یا شاید وہ اس کے الفاظ ہی تو جو اس وقت اس کی ڈھارس بن سکتے تھے، یا پھر یہ وہ خود تھا جو اہم تھا، جس پر یقین تھا اس کی امید کا دیا کبھی بجھے گا نہیں۔ وہ اس کے ساتھ لگی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے، بہت آہستہ سے اس کو تھامے ہوئے تھا، یوں جیسے اس کے ساتھ لگی لڑکی کانچ کے وہ بکھرے ٹکڑے ہوں جن کو سختی سے پکڑنے پر آپ کے خود کے ہی ہاتھ زخمی ہو جانے کا خدشہ ہو۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں میرے کام سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو بات ان کی آواز باور نہیں کر پائی تھی، ان کی خاموشی کروا گئی تھی۔ بعض دفعہ خاموشی الفاظ سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ جب وہ کہتی تھیں تب کبھی ان کی بات پر کان نہیں دھرے تھے، مگر اب جب وہ خاموش ہوئی تھیں تو ان کے الفاظ کی بازگشت چاروں اور سنائی دینے لگی تھی۔
मगर मुझे क्यों समझ नहीं आई, क्यों? तकलीफ के साथ साथ अब पछतावा भी आन पड़ा था। मैंने क्यों नहीं सोचा? क्या मेरा एक काम, एक ख्वाहिश उनके मद्दे मुकाबिल आ गई? उनसे अहम तो कुछ नहीं होना चाहिए था ना? उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हारिब ने उसे खुद से हटाते हुए उसे अपनी आंखों के सामने किया, जहाँ से वो बराह रास्त उसकी आंखों में देख सकता था। अंजला ने भीगी पलकें उठाकर नम आंखों से उसकी जानिब देखा। उसकी बातों पर हारिब की तशवीश बढ़ चुकी थी। वो ऐसा क्या कर रही थी? क्या उसे उससे पूछ लेना चाहिए था? हारिब को माथे पर शिकने लिए अपनी जानिब तफक्कुर भरी नज़रों से देखते अंजला की आंखों में खौफ का साया लहराया। वो जज्बातियत में क्या क्या बोल गई थी। हारिब ने गहरा सांस लेते हुए उसे वापस से अपने साथ लगा लिया। तुम दुआ करो, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे सब यूं ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या अंजला का दिल नहीं है जिसे बिछड़ने पर दुख नहीं होता? बीच रास्ते में तन्हा कर जाने वालों को एहसास क्यों नहीं होता कि अंजला को भी तकलीफ महसूस होती है? वो उसके सीने से सर टेके आंखें बंद किए दुख से कह रही थी। वो समझ नहीं पाया था ये जुमला उसने किसके लिए कहा था। अस्पताल के कमरे में लेटे वजूद के लिए, अपनी माँ के लिए, या खुद उसके लिए? तुम दुआ करो, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसकी आवाज़ में यकीन की ऐसी पुख्तगी थी कि दिल को ढारस बंधी। अंजला ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। हारिब पहले उसके यूं देखने पर कुछ हैरान हुआ, फिर अगले ही लम्हे जैसे ही समझ आया था उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। उसने हारिब की जानिब सर उठाकर देखा था। आया वो महज उसका दिल रखने के लिए उसे तसल्ली दे रहा था, या सच में उसे उम्मीद थी वो ठीक हो जाएंगी? आ जाओ, अब अंदर चलते हैं, यहाँ ठंड हो रही है। कुछ लम्हों के बाद जब हारिब को वो बेहतर महसूस हुई तो उसने अंजला से कहा। वो ताइद में सर हिलाते उसके साथ उठ खड़ी हुई। हो जाएंगी ना ठीक? उसने किसी बच्चे की तरह एक बार फिर से तस्दीक चाही थी। हारिब ने ताइद में सर हिला दिया। अब अगला सीन। वो वापस कमरे में आ चुकी थी। खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठकर उसने सोफे की ढोल पर बाजू बिछाकर उस पर अपना मुंह टिका लिया और बाहर देखने लगी। हारिब ने उसे कमरे में भेज दिया था और खुद उसके साथ नहीं आया था। अंजला को अब उलझन होने लगी थी। वो कहाँ चला गया था? अभी तक आया क्यों नहीं था? क्या उसे छोड़कर घर चला गया था? वो दूर टिमटिमाती रोशनियों को देखते मुसलसल उसका ये सोचने लगी। आहट पर उसने सर मोड़ कर देखा। नर्स बेड के पास खड़ी कुछ कर रही थी। अंजला ने वापस से सर मोड़ लिया। कुछ ही पलों के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। उसने वापस से पलट कर देखा। नर्स कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने बददिली से फिर से गर्दन वापस मोड़ ली। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। क्या वो सच में चला गया है? दरवाज़ा फिर से खुला। उसने थकान से आंखें बंद कर दी और फिर अगले ही लम्हे आंखों को वापस से खोला। उसकी खुशबू ने उसकी आमद की इतला दी थी। अंजला ने गर्दन घुमाकर अपनी दाएं जानिब देखा। सोफे पर उसके पास बैठते हुए उसके देखने पर जवाबन मुस्कुराया। उसे देखकर दिल को तशवी हुई थी। क्यों? पता नहीं। वो खिड़की से रुख फेरती सीधी होकर बैठ गई। हारिब ने हाथ में पकड़ा सैंडविच उसकी जानिब बढ़ाया। थैंक यू, अंजला ने सैंडविच पकड़ते हुए कदरे नरम लहजे में कहा। हारिब उसकी जानिब देखते हुए सर को कम दे गया। आज उन आंखों में वो नागवारी, वो गुस्सा नहीं था जो वो तब से देखता आ रहा था। उसके दिल को भी कहीं कहीं उम्मीद बंधी थी। वो रुख फेरता अपना सैंडविच खोलकर खाना शुरू कर चुका था। दोपहर से दोनों ही भूखे थे। इन सब के दौरान खाने का ख्याल भी नहीं आया। वो उसकी अजीज़ हस्ती की अजीज़ हस्ती थी। उसके लिए उनका अहम होना बनता था। अली को उसने समझाकर घर भेज दिया था। उन्हें अभी जाने कितने दिन वहाँ अस्पताल में रुकना था। इस लम्हे का तकाजा जज्बातियत से नहीं, शऊर से काम लेने का था, जो यही कहता है बोझ को बांट लिया जाए तो उठाना आसान होता है, वजनी चीज़ मिलकर उठाई जाए तो हल्की हो जाती है। सैंडविच खाते हुए उसे अपना आप अंजला की नज़रों के हसार में महसूस हुआ। अंजला ने गर्दन घुमाकर कदरे उलझे और सवालिया अंदाज में अपनी भवें उठाईं। अंजला ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। तुम्हारा और मेरा सेम फ्लेवर है, हारिब ने शरारत से उसके सैंडविच की जानिब इशारा करते हुए कहा। अंजला धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अपना सैंडविच खोलकर खाने लगी। दोनों ने जब अपना खाना ख़त्म कर लिया तो हारिब उसके हाथ से रैपर पकड़ता डस्टबिन में फेंक आया और वापस से आकर उसके साथ बैठते अपना सर सोफे की पच से टेकता आंखें बंद कर गया। तुम घर चले जाते थक गए होगे। उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। कुछ पूछोगे नहीं? वो उसकी जानिब भी देख रही थी, जो आंखें बंद किए हुए था। हारिब जानता था उसका इशारा किस जानिब है। उसने आंखें खोलकर गर्दन को थोड़ा सा घुमाकर उसकी जानिब देखा। अभी नहीं। चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद उसने कहा था और फिर वापस से सर सीधा करते हुए आंखें बंद कर ली। अंजला भी सोफे पर टांगे ऊपर को किए खिड़की की ग्रिल में बाजू डालती वापस से बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद सामने पर से निगाह फेर कर वो पुरसोच नज़रों से हारिब को देखने लगी, जैसे अंदाज़ा लगाना चाह रही हो आया उससे बात करे या नहीं।
वो उलझी और हमेशा की तरह उलझन में अपने अंगूठे और छोटी उंगली के नाखून को आपस में रगड़ने लगी। यूं के दोनों के टकराने के सबब वहाँ एक इर्ताश पैदा होने लगा। वो उसको देखते हुए बस यही हरकत किए जा रही थी जब हारिब की आवाज़ पर उसके हाथ यकदम रुके। तुम्हें कुछ कहना है अंजला? वो पहले ठटकी, फिर उसने झिझकते हुए कहा, "अ, तुमसे एक फेवर चाहिए थी।" उसने कुछ रुकते हुए कहा। हारिब ने उसकी झिझक को बखूबी महसूस कर लिया था और फिर आंखें खोलता हुआ सीधा होकर बैठा। हुक्म करो, वो मुस्कुराया। ऐसी बात नहीं है, फेवर चाहिए अगर तुम आसानी से कर सको। अली के पास पता नहीं इस वक्त हॉस्पिटल के खर्चा बर्दाश्त करने के पैसे हैं या नहीं। अगर तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। उसका सवाल मुकम्मल होने से पहले उसने मुकम्मल जवाब दे दिया था। अगर कासिम यहाँ होता तो मैं तुमसे कभी ऐसी फेवर नहीं मांगती, मगर मैं उसे इतना दूर परेशान नहीं करना चाहती। अंजला ने उसे वजाहत की। वो कुछ लम्हे उसकी बात पर उसे देखकर सोचता रहा। उसने एक गहरा सांस लिया। जानता हूँ, मगर फिर भी जाने क्यों तुम्हारी इस बात से दिल दुखा है। तुम्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो बात के ताम पर उसकी जानिब देख कर बोला, मगर सच में जब वो होता है मुझे किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। कोई और मौका होता तो वो कभी उसको इतनी वजाहत ना देती। आज बहस व तकरार की हिम्मत नहीं थी और फिर वो आज उसके साथ खड़ा था जैसे उसे खड़ा रहना चाहिए था। मेरे होते हुए भी तुम्हें किसी बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वो दोनों सच्चाई का इकरार आंखों में आंखें डालकर करने के आदी थे। कम ही कोई जज्बा नहीं इन्हें एक दूसरे से आंखें फेरने पर मजबूर कर पाता था। मैं जल्द ही तुम्हारा उधार वापस कर दूंगी। उसकी बात के जवाब में कोई बात न बन पाई तो यही सही। जी बेहतर, मगर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बिल गेट्स का भी उधार वापस करना है। तब से अब तक वो पहली बार जिद हुआ था। कोई एहसास था, कोई महक थी जो आज दिल झूम रहा था। वो मुस्कुराई थी, नहीं वो हंसी थी, नहीं पता नहीं। वो आज पहली मर्तबा उसके पास उसे देखते हुए खुश हुई थी। वो हंसी थी तो उसकी आंखें भी मुस्कुराने लगती थीं। आंखों की ये चमक, उसे लग रहा था वो उनको खो चुका है, मगर वो खोई नहीं थी। अब जब मिली थी तो उनसे नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। कोई और मौका होता अगर उसकी नाराज़गी का डर ना होता तो उसे यूं ही अपने सामने बिठा लेता और फिर उन आंखों में उभरने वाले हर जज्बे को दिल पर नक्श कर लेता। कुछ और भी कहना है? एक बार फिर से उसके अंगूठे और सबसे छोटी उंगली के नाखूनों के टकराने पर पैदा होने वाली टकटक पर उसने पूछा। अंजला एक बार फिर हैरत जता हुई। उसकी हैरानी भांपकर अपने अंदाजे के ठीक होने पर हारिब के लब बेसाख्ताई फैले। मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं? उसकी आंखों में उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा था, मगर वो उससे क्यों पूछ रही थी। ठीक है तुम। हारिब की बात मुंह में ही रह गई। वो उसके पास होते हुए उसके कंधे पर सरकती आंखें बंद कर गई। हारिब मुस्कुरा दिया। वो दोबारा से दोस्ती की हदूद में दाखिल होने लगे थे। उसका यूं हारिब के कंधे पर सरकना, मुश्किल में उसकी हारिब को तलाशती नजरें। वो अपने जज्बात को नाम देने से कासिर था, मगर उसके यूं सर रखने ने जो सुकून, जो इत्मीनान दिया था वो कहीं और नहीं मिल सकता था। कहीं और नहीं। कल कौन सा इम्तिहान मुंतज़िर था? ज़िंदगी उनके लिए कितने साथ की गुंजाइश निकालने वाली थी, नहीं पता था। मगर अभी जो लम्हे थे वो सांस लेने के लिए काफ़ी थे, हमवार सांसें। उसे एहसास हुआ उसके कंधे पर सर रख के सो चुकी है और उसका हर खदशा मद्धम पड़ गया था। अब अगला सीन। फजर के वक्त अली के अस्पताल आते ही वो दोनों घर के लिए निकल आए थे। वो अलग बात थी उसके यूँ इतना जल्दी आ जाने पर और सही से नींद ना लेने पर वो अली से खफा हुई थी, मगर उसकी बात भी ठीक थी। माँ अस्पताल के बिस्तर पर हो तो औलाद को अपना बिस्तर भी कांटों की मानद महसूस होता है। घर पहुंचकर अंजला ने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज वापस से तय की, उसे मतलूबा जगह पर रखा। टेरेस के स्लाइडिंग डोर से पर्दे हटे हुए थे। फजर की अजान को हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मीठी सुबह मौजन की पुकार पर उठ जाने वालों को ताज़गी और चादर ओढ़ लेने वालों पर नींद उतार रही थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो बादल सबा ने उसे अपने हिसार में लिया। एक अजीब सा खुशगवार एहसास उसे अपनी लपेट में लिए हुए था। वो कुछ देर वहीं रुककर आसमान को यूं ही तकना चाहती थी, मगर मोबाइल पर होने वाली बीप ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। वो दरवाज़ा वापस से बंद करते उसके सामने पर्दे डालती वहाँ से हट गई और साइड में से मोबाइल उठाती बेड पर दराज हो गई। मोबाइल पर चलाक लोमड़ का नाम जगमगा रहा था। अंजला ने उसका मैसेज खोला, मगर ये क्या, खाली ब्लैंक मैसेज। अंजला के चेहरे पर बेसाख्ताई धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जिसको समझाना मकसूद था वो समझ गई थी। मैं ठीक हूँ। जवाब देने के बाद वो मोबाइल हाथ में पकड़े उसके अगले जवाब का इंतज़ार करने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अब सो जाओ, फिर सुबह भी जाना होगा अस्पताल। फ़ौरन से उसका जवाब आया था। तुम चलोगे साथ?
अंजला ने हैरानी से वापस सवाल किया। लम्हे सिरक रहे थे और जवाब नहीं आ रहा था। उसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। दूसरी जानिब हारिब को समझ नहीं आई, आया उसने सवाल किया था या हुक्म दिया था। जो वो चाहता था वो दे। मेरा मतलब था तुम थक गए होगे, कल भी सारा दिन मेरे साथ ख्वार हुए होगे। उसने जल्दी से लिखकर भेजा। उसका मैसेज उसके लबों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तुम्हारी फिक्रमंदी का शुक्रिया। हारिब ने साथ में सुबह निकालने वाला इमोजी भेजकर उसकी नाराज़गी को हवा देने की मगर आज हैरानकुन तौर पर दूसरी जानिब से ठंडी हवा के ही झोंके आ रहे थे। मगर तुम्हारा साथ थकाता नहीं है। हारिब दोबारा से मैसेज भेजकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। वो मोबाइल को थामे मुसलसल उसके मैसेज को देखती जा रही थी। कुछ लम्हे सोच विचार में सिरक गए। जवाब फिर भी नहीं बन पाया था। वो कल से उसके साथ था, उसे तन्हा नहीं किया था। फिर भी वो उसे कोई उम्मीद नहीं दिला सकती थी, ना ही अपने दिल को उस डगर पर डाल सकती थी। मुस्तकबिल करीब में बहुत से राज आश्कार होने वाले थे, बहुत सी गलतियां नज़रों में आने वाली थीं। उसके साथ दिल लगाकर ये जंग हारी नहीं जा सकती थी। हारिब, उसने बस इतना ही लिखकर भेजा और फिर जल्दी जल्दी से वापस टाइप करने लगी। शुक्रिया, आपने कल जो भी मेरे लिए किया। एक बार फिर से आपका तकल्लुफ़ अड़ आया। हारिब ने एक लंबी सांस भरी। मेरे ख्याल से अस्पताल के लिए असर पड़कर निकलना चाहिए। तुम तैयार है ना? मैं कॉल कर दूंगा। उसने वक्त मुतय्यन करते हुए उसे बता दिया। अगर वो उस पर छोड़ता ऐन मुमकिन था वो डंडी मार जाती। वो उसे जानने लगा था। अंजला उसके जवाब पर गैर मामूली तौर पर मुस्कुराई। थैंक यू। कुछ रिश्तों में जज्बात समझाने के लिए हिज्जे नहीं करने पड़ते, बल्कि वो तो बिना तहरीर की ही समझ आ जाते हैं। वो दोनों भी बिना कहे एक दूसरे को समझ चुके थे। अंजला उसकी बातों का उन्वान बदलना चाह रही थी और उसने बदल दिया था। हारिब उसके साथ रहना चाहता था और उसने मान लिया था। अंजला ने अपना मोबाइल बंद करके वापस से मेज़ पर रख दिया और फिर करवट लेती दीवार पर नस्ब पेंटिंग को देखने लगी। कासिम ने पेंटिंग उससे कितनी बार मांगी थी, मगर उसने उसे नहीं दी थी। वो एक एक्सट्रैक्ट पेंटिंग थी। ये पेंटिंग उसे कहीं ना कहीं अपने जज्बात की अक्कासी लगती थी। मुसव्विर ने अपना ब्रश उठाकर खूबसूरत रंगों से मोहब्बत का तल्ख वजूद तख्लीक किया था। दो लोगों की मोहब्बत की दास्तान सामने लगी पेंटिंग से अयां हो रही थी। उसने एक हाथ उड़ाया तो दूसरे का वजूद बिखर गया था। अस्पताल से वापसी के रास्ते में कब उसकी आंख लग गई थी और फिर उसे एहसास ही नहीं हुआ था वो कब घर पहुंचे। पूरे दिन की थकान और असाबी जंग लड़ने के बाद कुछ पल आसूदगी के आए और नींद कुछ इस तरह मेहरबान हुई थी कि अगर पास से गुजरने वाली गाड़ी हॉर्न ना देती तो वो यूं ही गाड़ी में ही सोई रहती। उसने एक लंबी सांस अंदर उतारने के बाद आंखें खोल लीं और फिर कुछ पल उसे समझने में लगे थे। जब वो सोई थी उसकी सीट सीधी थी, जब उठी थी तो गाड़ी की सीट बड़े आरामदेह अंदाज में बिछी हुई थी। शायद इसी सबब उसकी नींद गहरी हो गई थी। उसने अपने ऊपर पड़ी जैकेट को देखा, जिसके अंदर वो अपने बाजू छुपाए पाँव सीट के ऊपर रखे सिमटी सी लेटी हुई थी। अंजला ने यूं ही अपनी जानिब गर्दन घुमाते हुए दाएं जानिब देखा। हारिब भी अपनी सीट पर बड़े आरामदेह अंदाज में लेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही उसने भी अंजला का जागना महसूस कर लिया था और मोबाइल बंद करते हुए वो भी सीधा हो गया। पता ही नहीं चला कैसे सो गई। वो सीट पर से पाँव उतारती सीधी हुई। शायद कच्ची नींद से उठने का असर था जो उसे अभी भी ठंड महसूस हो रही थी। अंजला ने जैकेट को उठाते हुए अपने कंधों पर डाल दिया। तुमने उठाया क्यों नहीं? वो उसको इतनी धौंस से जैकेट अपने कंधों पर फैलाते देख रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट को दबाया। अगर अंजला देख लेती तो शर्मिंदा होने का तो नहीं पता, मगर बिगड़ जरूर जाती। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था तुम मेरी मौजूदगी में इस कदर पुरसकून नींद सो सकती हो। तुम्हें यूं सोता देखकर अच्छा लगा और फिर दिल ही नहीं किया उठाने को। उसने सादा से लहजे में इकरार किया। कितनी देर हो गई? अंजला ने उसके जुमले की गहराई का असर ज़ायल करने के लिए अपना सवाल दाग दिया। मैंने गौर नहीं किया। चलें क्या? पता नहीं उसने बताया था या पूछा था, क्योंकि कहने के साथ ही उसने गाड़ी को बंद कर दिया और बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोल गया। हारिब, अंजला की आवाज़ पर गाड़ी से उतरता वो रुक गया। उसने मुड़कर अंजला की जानिब देखा। वो वैसे ही अपनी नशिस्त संभाले हुए थी। वो उसे देखते हुए उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो बिना कुछ कहे कुछ ही लम्हे उसे देखती रही, यूं जैसे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। बिल आखिर उसने पूछ ही लिया, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या? वो हैरान हुआ। वो जो पूछना चाह रही थी उसे अल्फाज में कैसे उतारना था उसे खुद भी नहीं पता था। कुछ नहीं। नाचार उसने नफ़ी में सर हिलाया और फिर गाड़ी से उतरकर अपने घर की जानिब बढ़ गई। दीवार पर सामने लगी पेंटिंग को देखते हुए उसके जहन पर कुछ देर पहले वाला वाक़या लहराया था। उसके एहसासात में तब्दीली आने लगी थी, ऐसी तब्दीली जिसे वो खुद मानने से इनकारी थी, मगर उसके रवैये में कहीं ना कहीं वो तब्दीली औरों को महसूस हो रही थी।